क्षेत्रमिति का वह सूत्र जिसे आप लगातार भूलते रहते हैं, यानी एक बार याद किया बस कुछ समय के लिए और फिर से आपके दिमाग से वह उतर जाता है, यानी आप उसको भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति का सूत्र जो है ऐसे एक भिन्न तरीके से पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो प्रैक्टिकल रूप से क्या हो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए और इसे आप जो है भूलना भूल जाएं। तो इस एक वीडियो के बाद क्षेत्रमिति का जो भी सूत्र है वो आपके माइंड में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगा और आप जो है इन आकृतियों को बेहद अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि क्षेत्रमिति को बनाने क्रम में फार्मूला याद रखने के साथ साथ उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे भी पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो इस आज के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ इन सारे फार्मूलों को देखेंगे और प्रत्येक फार्मूले को एक प्रैक्टिकल के तौर पर देखेंगे, एक आकृति के तौर पर देखेंगे, अपने आसपास की आकृति, ताकि जिससे माइंड में यह जो है पूर्ण रूप से सेट हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आगे भी जो है इस टाइप का वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए सबसे पहले हम लोग क्षेत्रमिति को समझ लेते हैं कि क्षेत्रमिति है क्या। थोड़ा सा हम बेसिक से चलेंगे, आप इसमें थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पर चलना कोई अच्छा बात नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रमिति का जो सूत्र है इसके लिए पहले क्षेत्रमिति को समझ लें कि क्षेत्रमिति क्या है। तो क्षेत्रमिति का परिभाषा तो आप बहुत देखे होंगे और सुने भी होंगे, और आपको याद भी होगा कि क्षेत्रमिति जो है किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से फिगर शामिल किए जाते हैं। तो चलिए इन्हीं से फिगर को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पूर्ण विश्वास है कि आप अगर लगातार इस वीडियो में बने रहते हैं अंत तक, तो आपका जो तैयारी है सूत्र से संबंधित वह बिल्कुल 100% क्लियर होगा। चलिए इसमें क्षेत्रमिति आपको दिख रहा होगा कि क्षेत्रमिति जो है दो पार्ट में आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, एक क्षेत्र और एक मिति। तो ये हो गया क्षेत्रमिति। क्षेत्र मतलब कोई एरिया, कोई जगह, कोई स्थान, और मिति मतलब माप। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी एरिया यानी किसी क्षेत्र के माप को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इसमें उसी की गणना करते हैं। कोई एरिया रहेगा जिसका क्या करना है, माप निकालना है, यानी उसको मापना है। तो मापने क्रम में अनेक सा पद्धति जो अपनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए आप क्षेत्रमिति का परिभाषा समझ चुके होंगे कि क्षेत्रमिति हम लोग किसे कहेंगे। सबसे पहला अगर फिगर लिया जाए तो कौन सा होगा इसमें, देखिए क्षेत्रमिति को हम लोग दो भाग में फिर से बांट सकते हैं। एक तो क्षेत्रमिति का परिभाषा हो गया कि क्षेत्र का माप, इसमें बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, थोड़ा सा आप बेसिक को भी समझ लीजिए ताकि जो समस्या है भूलने का वह दूर हो सके। तो एक हम रखते हैं समतल आकृति और एक तरफ रखिए ठोस आकृति। समतल आकृति और ठोस आकृति। तो देखिए समतल आकृति में हम लोग किसे रखेंगे और ठोस आकृति में किसे रखेंगे। तो क्षेत्रमिति में क्या है कि आप पढ़े होंगे या फिर प्रश्न आप देखे होंगे इस टाइप का कि कभी क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है तो कभी आयतन निकालने के लिए आता है। तो वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, अनेक टाइप का जो है इसमें प्रश्न आप देखे होंगे। तो समतल आकृति में वैसा आकृति जिसमें क्या हो
केवल लंबाई और चौड़ाई हो, और ठोस आकृति में वैसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसका मोटाई भी हो, या कहें तो गहराई भी हो, या कहें तो चौड़ाई भी हो। यानी 3 माप का जब हो तो उसे ठोस कहेंगे, ठोस आकृति में रखेंगे। और अगर 2 माप का हो लंबाई चौड़ाई का तो उसके समतल आकृति में रखेंगे। जैसे कुछ उदाहरण ले लें तो और स्पष्ट होगा। जैसे देखिए, इस टाइप का एक आकृति बनाया गया, ABCD, एक नाम भी रख दिया गया ABCD। तो मान लिया जाए कि क्या है, ये आयत जैसा है, दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई इसमें अलग अलग है। तो ये आयत है, तो इसमें क्या होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। तो ये कौन सा आकृति है, समतल आकृति है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। क्लियर। तो आयत को रखेंगे समतल आकृति में। तो इसी टाइप का और बहुत सारा फिगर है। जैसे आयत के साथ आप रख सकते हैं वर्ग को भी। जितना चतुर्भुज है सब इसमें शामिल है, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सारा आकृति इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ इसमें वृत्त को भी आप रखिए, वृत्त। और इसमें यही मुख्य रूप से शामिल होगा। तो आप इसमें बेसिक नॉलेज समझ चुके होंगे कि समतल आकृति में वैसा आकृति को रखेंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। अब आइए ठोस आकृति में। तो ठोस आकृति में क्या होता है, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो इस टाइप का एक आकृति आप देखे होंगे, जैसे लूडो का पासा। तो लूडो का पासा में क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो इसको किस में रखेंगे हम लोग, ठोस आकृति में रखेंगे। तो एक हो गया, जैसे जिसको हम लोग घन बोलते हैं, लूडो का पासा, और हो गया घनाभ हो गया। ये सब क्या है, ठोस आकृति। और क्या हो गया, बेलन हो गया, ये भी क्या है, ठोस आकृति है। और क्या हो गया, शंकु हो गया, ये भी ठोस आकृति है। और गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ये सब क्या है, ठोस आकृति है। तो 2 प्रकार का आकृति आप समझ रहे होंगे, एक समतल आकृति और एक ठोस आकृति। तो आप क्या है कि इसमें बेसिक नॉलेज लेने के बाद कि समतल रहेगा तो आपको केवल लंबाई चौड़ाई दिखेगा, और ठोस रहेगा तो लंबाई चौड़ाई गहराई और इसको आप कह सकते हैं गहराई को वही गहराई कभी ऊंचाई हो जाएगा तो कभी उसका मोटाई हो जाएगा। तो किस में आएगा, ठोस आकृति में आएगा। आप चलिए थोड़ा सा और जानकारी इसमें ले लें। समतल आकृति का केवल क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, और ठोस आकृति का क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी निकाला जा सकता है। तो अगर समतल हो तो उसमें केवल क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, और ठोस हो तो उसमें क्या निकलेगा, क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी निकलेगा। क्षेत्रफल प्लस आयतन दोनों किस में निकलेगा, ठोस में। और केवल क्षेत्रफल निकलेगा किस में, समतल में। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। तो ठोस में आयतन क्यों निकलेगा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ड्राम हो, तो उस ड्राम में क्या होता है, कुछ स्पेस रहता है, कुछ उसमें जगह रहता है, कुछ खाली स्थान रहता है उसमें। तो खाली स्थान है तो उसमें आयतन निकलेगा, यानी उसमें जो खाली जगह है वो क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। और इसमें वर्ग, वृत्त, आयत, इस सब में क्या है, कोई खाली स्थान वैसा होता नहीं है। आप जहाँ चाहे वहाँ पर आयत खींच सकते हैं। जैसे कोई दीवार है तो दीवार पर भी अगर इस तरह का आकृति बनाते हैं तो क्या होगा, वो आयत होगा। लेकिन घन क्या है, वो दीवार पर वैसे बन नहीं सकता है। और फिगर भले ही बना सकते हैं, लेकिन रियल में क्या है, वह ठोस आकृति है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इस सारे फॉर्मूलों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं आयत में ही आते हैं, आयत। तो इसका फॉर्मूला हो सकता है आपको याद भी होगा, लेकिन आप इसमें लगातार वीडियो में बने रहिए ताकि कई कॉन्सेप्ट जो है, कौन से रिलेटेड, उसके विकर्ण से रिलेटेड अगर कहीं पर डाउट होगा तो सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आयत क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। आपको पहले ही बताया था कि बेसिक से हम लोग चलेंगे। देखिए ये क्या है, एक आयत है। आपको पता होगा कि आयत का क्या होता है, आमने सामने का भुजा जो है बराबर होता है।
ये होगा इसके बराबर और ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। और इसमें देखिए क्या है कि ये जो आपको कोण दिख रहा है, 4 को कोण आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर बनने वाला कोण, ये चारों कोण जो है 90-90 डिग्री का होता है। चारों कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी प्रत्येक कोण इसमें समकोण होता है। वैसे भी समझ सकते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। और आप फार्मूला में से आप हम लोग आगे बढ़ते हैं और परिभाषा में आप समझ चुके होंगे कि 4 भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आयत बोलेंगे, यानी रिक्टेंगल बोलेंगे। और इस आयत में 2 विकर्ण होता है। देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको आप यहाँ से डी से ले आइए बी के पास। तो 2 विकर्ण कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो विकर्ण कहते किसको हैं, तो एक शीर्ष से सामने वाले शीर्ष तक खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण बोलते हैं। शीर्ष यानी कोना, तो एक कोना से सामने वाले कोना को अगर आप मिला देते हैं तो क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 विकर्ण है, एक हो गया AC और एक हो गया BD। और इसमें खासियत है इसके विकर्ण में कि इसका दोनों विकर्ण क्या होता है, इसका दोनों विकर्ण बराबर होता है, यानी AC बराबर कह सकते हैं आप BD, दोनों विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। और प्रत्येक कोण क्या होगा, इसका बराबर होगा और 90 डिग्री का होगा। चलिए ये भी क्लियर है इसमें। अब और अगर आगे बढ़े इसमें, तो अब आते हैं हम लोग सूत्र पर कि सूत्र इसका क्या होता है। तो सबसे पहले सूत्र में आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया इसका लंबाई और ये हो गया इधर से चौड़ाई। ये सामने का ये भी L हो जाएगा और इधर से B हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जा रहा है ताकि आप जो है इसको कन्फर्म रूप से और कॉन्सेप्ट वाइज इसको कंप्लीट कर सके। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें और सूत्र है, जैसे आयत का विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण वही या तो AC या तो BD जो कहिए। तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला है लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और दोनों पर आप लगाइए ओवर रूट। तो ये क्या है, आयत का विकर्ण है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसके अतिरिक्त आयत में कोई फार्मूला नहीं होता है। तो बस 2 फार्मूला अगर आपको याद है, क्षेत्रफल और विकर्ण, तो ये जो है आयत आपका क्लियर हो गया। आयत से जो भी रिलेटेड प्रश्न आएगा वो आप उस पर हल कर पाइएगा। तो ये पहला आकृति हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा आकृति की तरफ। आपको अगर लिखना हो तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं आप। दूसरा आकृति में हम लोग लेते हैं वर्ग को। ये वीडियो हो सकता है कि लंबा चल जाए या फिर एक वीडियो में समाप्त ना हो पूरा फार्मूला, तो इसके लिए पार्ट बाय पार्ट का ही वीडियो आएगा ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो सके। तो अब आइए वर्ग में, जिसको स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग आपको पता होगा कि वर्ग का क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ABCD क्या है, सब बराबर है। ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। तो चारों भुजाएं क्या है, इसमें बराबर है। और इसका कोण जो है, प्रत्येक कोण, ये भी 90 डिग्री का होता है। इसका भी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। किसका, वर्ग का। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका विकर्ण, A से मिला दिए C को और B से मिला दिए D को। तो ये विकर्ण क्या है, इसमें आयत का विकर्ण जो है ये भी आपस में बराबर होता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर।
अब आइए इसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसका आप देखिए, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और इसमें जो भुजा का संकेत है वह ए से डिनोट किया जाता है, ए से इसको लिखा जाता है। तो चारों भुजा बराबर है इसलिए चारों तरफ ए होगा। तो भुजा का संकेत क्या होता है, यानी भुजा का संकेत ए हो गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिखने क्रम में ए का स्क्वायर लिखते हैं, भुजा का स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, इसका विकर्ण भी होता है वर्ग का विकर्ण। तो इसके विकर्ण का फॉर्मूला है √2 में और इंटू में भुजा, यानी ए, √2 इंटू भुजा, ये क्या है, इसका विकर्ण है। दो फार्मूला इसका भी है मुख्य रूप से, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिए कि वर्ग का जो विकर्ण है दोनों आपस में बराबर होता है, AC बराबर BD, और इसका जो दोनों विकर्ण है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, 90 डिग्री पर यह प्रतिच्छेद करता है। और एक और शर्त है कि जहाँ पर यह प्रतिच्छेद करता है यह बराबर दो भागों में बांट देता है। तो कह सकते हैं कि OA OC के बराबर होगा और OD जो है OB के बराबर होगा। तो आपको पहले से पता होगा कि AC और BD जब बराबर है तो ये चारों पार्ट जो है इसमें क्या होगा, बराबर होगा। ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा होगा OA OC OB और OD, ये चारों का होता है आपस में बराबर होता है। तो इसको भी हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं इसे कि OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ये क्या होता है, सब आपस में बराबर है। और जहाँ पर दोनों विकर्ण आपस में काटता है, आपस में प्रतिच्छेद करता है, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है, जो आपको दिख रहा होगा इस फिगर में। और इसके पहले जो हम लोग फिगर पढ़े हैं वर्ग में, आयत में, तो आयत का भी यही हाल है कि जहाँ पर ये कटता है 90 डिग्री का कोण बनाता है और आपस में क्या होता है, ये सब बराबर है। यानी कह सकते हैं कि OA बराबर OC और OB बराबर OD, यानी जैसा वर्ग में वैसा आयत में भी होता है। तो आप इसको पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ग का ही फॉर्मूला अब दो हो गया, क्षेत्रफल का और विकर्ण का। अब आगे आइए वृत्त में, आइए वृत्त, ये फॉर्मूला तीसरा हो रहा है, ये फिगर नंबर 3 है। तो वृत्त में देखिए क्या है, तो पहले वृत्त का एक फिगर बना लें। आपको दिख रहा होगा एक वृत्त यहां पर खींचा गया है। इस वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र यानी सेंटर, और केंद्र से क्या होता है, चारों ओर की दूरी जो है बराबर होती है। जैसे जब हम लोग कंपास का नोक लगा करके कहीं पेज पे और चारों ओर घुमाते हैं तो चारों ओर बराबर दूरी से वह घूम जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो आप क्या है, इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट अलग से हम लोग समझ ले, उसके बाद फॉर्मूला पर चलते हैं। ये जो वृत्त का केंद्र है, जिसका नाम अगर O रख दिया जाए, तो केंद्र से अगर परिधि तक आप ऐसे लाइन खींच देते हैं तो क्या कहलाता है, इसका त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या, जिसका संकेत होता है R यानी रेडियस। ठीक है, और यही किया जाए कि फिर से इसको इधर भी अगर ऐसे मिला दिया जाए, डॉट डॉट करके मिला दे रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा, इधर अगर नाम लिख दिया जाए R, तो आप क्या है, ये P से लेकर के R तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको व्यास। और ये क्या है, फिर से इधर इसका R होगा, कहे कि केंद्र से दूरी इधर भी है और केंद्र से दूरी इधर भी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि व्यास जो होता है ये त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2R के बराबर होता है। व्यास बराबर 2R, और व्यास का संकेत होता है D। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि D बराबर कितना R, 2R होता है। D बराबर 2R, क्लियर, D बराबर 2R, यानी व्यास बराबर जो त्रिज्या का क्या है, ये दुगना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिया हो रहेगा त्रिज्या तो व्यास निकालना रहेगा, और कभी व्यास दिया हो रहा है तो उसका त्रिज्या निकालना हो, तो आप ये कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हैं। और वृत्त में इसका अतिरिक्त बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बता चुके हैं। और एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, ये चारों ओर का जो ये आपको क्षेत्र दिख रहा है ये रेड लाइन से, ये क्या है, इसको हम लोग एक चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक चाप बोलते हैं।
चाप है ये। और इसमें ये जो लाइन खींचा गया आर पी या पी आर जो कहिए, इससे क्या हो गया कि वृत्त जो है दो भागों में बट गया है। इसका एक अर्ध वृत्त बन गया है, एक ऊपर का एक नीचे का। क्या हो गया, ये आधा आधा दोनों पार्ट हो गया, ऊपर और ये नीचे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध वृत्त बोलेंगे। तो चलिए हम लोग फार्मूला पर आते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा इसमें। तो सबसे पहला फार्मूला है इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और आइए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी मुख्य रूप से दो ही फार्मूला है, क्षेत्रफल का और परिधि का। और इसका अतिरिक्त अगर आप अर्धवृत्त में चलते हैं तो उसका ही फार्मूला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अर्धवृत्त तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है अगला वीडियो फिर से देखेंगे। उसमें एक स्टेप बाय स्टेप करके 4-5 जो आकृति है उसको हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो आगे आइए हम लोग किस में आते हैं अब, अर्धवृत्त में। चौथा फिगर हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, तो पहले एक अर्धवृत्त का फिगर बना ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको आधा कर दिया तो अर्धवृत्त हो जाएगा। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। और ऊपर वाले हिस्से को आप इसको इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए। ये क्या हो रहा है, इसका अर्धवृत्त बचा अब। तो इसमें क्या है कि इसको अगर बीच से ऐसे डिनोट किया जाए, बीच वाले पार्ट से, यहाँ से, तो ये क्या है, इसका त्रिज्या को दर्शा रहा है। आर इधर भी और आर इधर भी, तो दोनों साइड में क्या है, इसका आर है यानी रेडियस है। और ये पार्ट जो है यहाँ से लेकर कैसे घुमाया जाए यहाँ तक, तो ये वृत्त का, अर्धवृत्त का क्या है, एक चाप है। क्लियर। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे आप व्यास और जो त्रिज्या है उसमें रिलेशन। हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसके फॉर्मूला पर। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर, उसका आधा होता है, यानी इसका क्या हो गया, बटा में 2 आ गया। क्लियर। और आप आइए परिधि में। तो परिधि में थोड़ा सा हमेशा डाउट रहता है सबको, लेकिन आप इसको विस्तार से समझ लीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। एक वृत्त का होता है 2 पाई आर। तो परिधि का मतलब होता क्या है, ये बाहर का जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो बाहर का जो बाउंड्री था पूरा वृत्त में, वह आधा हो गया है। बाउंड्री कितना हो गया है, आधा हो गया है। तो ये जब 2 पाई आर था तो आधा हो गया, तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, तो कितना बचा है, ये केवल पाई आर बचा है। आधा होने के बाद कितना बचा है, पाई आर। लेकिन अभी आपको तुरंत हम बताएं कि जो परिधि कहते किसको हैं, तो बाउंड्री के लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं। तो ये पार्ट जो है पाई आर, यहाँ से लेकर के आप फिगर में देखिए यहाँ तक का पाई आर है। लेकिन क्या इतना घूमने के बाद बाउंड्री पूरा हो जा रहा है, तो बाउंड्री केवल इतना नहीं है, बाउंड्री के लिए ऊपर भी चलना होगा। तो जब हम लोग ऊपर चलेंगे तो आर और आर 2 आर मिल रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल हो जाता है पाई आर और प्लस 2 आर। यह क्या है, अर्धवृत्त की परिधि। और इसी में कॉमन लेकर के आर को अगर देखा जाए तो पाई प्लस 2 बचता है, आर इंटू पाई प्लस 2। तो ये किसका फॉर्मूला है, अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला है, सेमी सर्किल का। क्लियर। तो इसमें हम लोग आज 4 फिगर को देखे हैं, अर्धवृत्त, वृत्त, वर्ग और आयत, जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। और इसी के आधार पर हम लोग अगले वीडियो में और इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें जितना चतुर्भुज है सबको आगे समझेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आयतन वाले फिगर पर फोकस करेंगे। तो ये चारों फिगर में अगर कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा और कमेंट करके पूछेगा, हम इसको अगले वीडियो में ज़रूर क्लियर करेंगे। और इसमें एक प्रश्न जो है आपके लिए इसमें छोड़ देते हैं, जो आप इसको कमेंट करके उत्तर दीजिएगा कि एक आपको जैसे पता होगा आपके नॉलेज के आधार पर ही, जैसे एक वृत्त अगर है तो एक वृत्त में कोण होता है कितना डिग्री, एक वृत्त का कोण कितना होगा, तो ये आपको पता होगा कि एक वृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है।
चलिए एक छोटा सा वृत्त बनाते हैं। तो एक वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री। एक वृत्त का कोण कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो आपको बताना है कि एक अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। एक अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि इसका कोण जो है कितना डिग्री का होता है। जबकि हम आपको बता दे रहे हैं, आपको पता भी होगा कि एक वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है, तो अर्धवृत्त का कितना डिग्री का होगा। चलिए आपके लिए एक ASW का हो गया। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर से आएगा इसी टॉपिक का। अभी तो 4 टॉपिक इसमें कंप्लीट हुआ है, फिर से अगला टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।